हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है उत्तराखंड के युवा विधायक रानीखेत से प्रमोद नलवाल जी। स्वागत है सर आपके चैनल में हमारे। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, इस समय उत्तराखंड सरकार में ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर भी बात करेंगे। मोदी जी के कारण लोग जीतते चले जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अजय टमटा जी को वापस से टिकट मिल गया है, उस पर बात करेंगे। हल्की कुछ लोग खफा है। नलवाल जी युवा छवि के नेता हैं, काम करने वाले नेता माने जाते हैं। सर, इस समय चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च के आचार संहिता लग जाएगी, घोषणा हो जाएगी। 3 सीटें दे दी हैं हमारे और पुख्ता हो गई है। अजय टमटा जी को दे दिया गया है। लोग बड़े नाराज है कि अजय टमटा जी को वापस क्यों दे दिया है। आप बताइए कैसा नेचर है अजय टमटा जी का और लोग उनसे क्यों खफा है? नहीं, मैं आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि अजय टमटा जी के कोई खफा है। पूरे क्षेत्र की जनता ने उनको एक जिला पंचायत सदस्य, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश में 3 बार विधायक बना के उनको मंत्री बनाया। केंद्र में उनको 2 बार सांसद बना करके केंद्र में मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। पूरे क्षेत्र की जनता खुश है, पूरे कार्यकर्ता खुश है। और मैं आज आप दावे के साथ करता हूं कि माननीय अजय टमटा जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं अल्मोड़ा सीट को। इसलिए राजनीति में आलोचना चलती रहती है, जहां हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ये प्रमोद नलवाल जी से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं अजय टमटा जी। सर, अगर वो 4 लाख 3 लाख हुए तो क्या कुछ शर्त रखें कि अगर कम लाए वोट तो आप हमें कैमरा गिफ्ट करेंगे? आप छोटे भाई हैं, आप कहो तो आपको जो मेरे लायक होगा हम आपको गिफ्ट करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोद नलवाल जी, इसलिए मैं आपका फैन हूँ। आप जो कहते हैं बिल्कुल बोल्ड में कहते हैं। और देखिए, ये और सबसे बड़ी बात है, ये उत्तराखंड के उन विधायकों में से है पहाड़ के, जो पहाड़ में ही रहते हैं। सर, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कई ऐसे विधायक है जो रहते मैदान में है, लड़ते पहाड़ से है और पहाड़ी करते हैं। ना हाँ। अब उत्तराखंड में जहाँ तक मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा पूर्णतः एक पर्वतीय विधानसभा है। और चूंकि मैं संघर्षों से निकल के आया हूँ, आंदोलन से निकल के आया हूँ, और बिना अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों को के दुख दर्द को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं में उनका साथ दे, दुख सुख में उनके साथ रहे। इसलिए मैं हमेशा अपने घर में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में रहता हूँ। सर, उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं, क्या प्रमोद नलवाल जी उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर गैरसैंण में ठंड लग रही है कहकर बजट सत्र को देहरादून में करवाया? क्या आप भी उन विधायकों में शामिल थे? नहीं, मैं चूंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इस समय बजट सत्र कुछ पहले हो गया। अपना चूंकि फरवरी में बजट सत्र हुआ और पूरे बर्फ पड़ी थी पूरे क्षेत्र में, अपने गैरसैंण में। तो उसमें तमाम लोगों ने की एक सर्वसम्मत राय बनी कि जो गर्मी का जो सत्र अगला वाला होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो गैरसैंण में होगा। चूंकि व्यवहारिक नहीं था उस समय, लगभग सर्वसम्मत सारे विधायकों ने उस समय कहा कि चूंकि बर्फ पड़ी है, बर्फ हटाने से लेकर के तमाम जो सरकारी मशीनरी थी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए सर्वसम्मत बनी। जैसे हिमाचल है, वहाँ तो पहाड़ी है और वहाँ पर सत्र होते हैं वो बर्फ में ही होते हैं, तो उनको ठंड क्यों लगती है? उनके विधायकों को, हमारे पहाड़ के विधायकों को ठंड लगती है? ठंड की बात नहीं है, ये बर्फ की बात है। नहीं, बर्फ की बात भी नहीं है, क्योंकि शिमला में बर्फ इतनी टिकती नहीं है। और शिमला और जो हमारी आगर चट्टी, जो अपनी आगर चट्टी है जहाँ पर हमारा सत्र होता है, वो बहुत हाइट पे है, वहाँ बर्फ जमी हुई थी। इसलिए सभी विधायकों ने, सभी पार्टी के विधायकों ने एक सर्वसम्मत राय की अगला जो हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा, इस टाइप। क्योंकि सर, एक कैंपेन चला था कि ऐसा करो हमारे विधायकों को ठंड लगती है, इन्हें घोड़ियारम दे दी जाए। वो घोड़ियारम जो होती है वो ठंड से बचाती है। क्योंकि देखिए, अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। अभी मैंने देखा कि चमोली जिले में गाँव है, घैस स्कूल है, जूनियर GIC, वहां पर बच्चों को 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा बर्फ में पेपर देने के लिए। उन बच्चों के लिए बर्फ नहीं है सर, वहां पे परिस्थितियां नहीं है, उनके लिए सेंटर चेंज हो सकता है। लेकिन हमारे पहाड़ के विधायकों के लिए सेंटर चेंज हो सकता है। चलो भैया, राजधानी है हमारी, देहरादून में आ जाए। मैंने आपको बताया कि सभी विधायकों का, सभी पार्टी के विधायकों का, सभी का था, वो तो जानकारी है बस। तो क्या ये माना जाएगा? अकेले मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अच्छा सर, क्या भविष्य में आपको लगता है कि ऐसे गैरसैंण राजधानी कैसे बनेगी हमारी? नहीं, गैरसैंण राजधानी तो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको घोषित किया और पूर्णकालिक राजधानी बनाए। पूर्णकालिक बनेगी, बननी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, लोगों में ये संदेश गया, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों में बड़ा मजाक ही बनाया कि यार ये जब ये इस छोटी सी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो कैसे ये पूर्णकालिक राजधानी होने देंगे गैरसैंण में? क्योंकि तब विधायक निवास भी वहीं बनेगा, ऑफिस भी वहीं बनेंगे। तो लगता है कि इस सोच से बन पाएगी पूर्णकालिक राजधानी?
पूरी आधी अधूरी तैयारियों से नहीं बन सकते हैं। और जब तैयारियां पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं सुदृढ़ होंगी तो वहाँ की सड़क जब ठीक ठाक बनेगी, वहाँ पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं है अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी रहने के लिए नहीं है, जो वहाँ से बाहर से लोग आते हैं उनको टेंटों में रहना पड़ता है, ऐसे में बर्फ में, वास्तव में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी को मजबूत बनाने के लिए और फिर हमेशा के लिए स्थायी राजधानी बनाने के लिए बहुत संकल्पबद्ध है। बहुत जल्दी ये होना चाहिए। सर, चूंकि आप पहाड़ में रहते हैं, जब गैरसैंण को मंडल बनाया गया, फिर मंडल हटा दिया गया, अगर मंडल बना रहता तो काफी तरक्की हो सकती थी, मानते हैं इस बात को आप? नहीं, अब वो चूंकि मेरे कार्यकाल से पहले की बात है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। देखिए, सवालों से बचना ये खूबी है हमारे नरवाल जी की। अच्छा लगता है। सर, एक चीज और, इस समय कितने आश्वस्त हैं आप कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी लेके जाएगी? नहीं, आश्वस्त मैं तो कह रहा हूँ। अभी मैं कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठा था, वो खुद कह रहे हैं कि साहब अब तो अंतर बढ़ाना है आपने। मतलब हमारे मोदी जी का जो एक आभा मंडल है, जो मोदी जी की गारंटी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार दिन और रात ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे अपने जीवन में मैं 8-10 चुनाव देख चुका हूं। इतने ज्यादा जनता का रुख, इतना ज्यादा भारतीय जनता की पार्टी की लोकप्रियता कभी नहीं रही। रिकॉर्ड मतों से हम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। 5 सीटें। सर, इस समय ये हल्द्वानी जैसा मुद्दा हुआ, बनभूलपुरा बड़ा कांड हुआ, तो ऐसे पहाड़ के विधायक और लोगों ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है उत्तराखंड की। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये हो रहा है कि बाहर के लोग आके बस रहे हैं, खासकर विशेष समुदाय के लोग? नहीं, हमारा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी देवभूमि की जो मूल उसका स्वरूप है बना रहना चाहिए। उसमें कोई भी किसी प्रकार का अगर गलत नीयत से कोई अतिक्रमणकारी आता है तो उसको नहीं बचने देना चाहिए। और हमारे सरकारी जमीन पर अगर अवैध कब्जा करके अगर ये जिहादी कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति सरकार को भी आगाह है भी और रहना भी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि देवभूमि बने रहे, यहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। सर, अभी धारचूला में एक बरेली का जो नाई था इरफान, वो 2 मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर बरेली तक लेके चला जाता है। वो तो भला हुआ लोगों का एकदम से दबाव बनाया गया और उनको बस अड्डे से पकड़ लिया गया। अगर नहीं पकड़ी जाती तो नहीं कहा वो धंधे में धकेल दी जाती। तो ये जो चीजें हो रही हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए आप अपने स्तर पे, अपने क्षेत्र में कुछ काम करते हैं आप कि भाई उन बच्चों को कैसे उनको, ताकि ब्रेन वॉश का शिकार ना हो सके? हमारी जो सरकार है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, इसीलिए यूसीसी लाए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि किस प्रकार आप हमारे जो भोली भाली हिंदू बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको बहका करके दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह करके फिर एक अपने आप से कानूनी मुलम्मा चढ़ा देना चाहते हैं और फिर आपको कोड भी आपके सपोर्ट में आ जाती है। तो इसलिए जब यूसीसी आएगा, सबको एक समान बराबर विवाह करने का अधिकार होगा। महिलाओं को हर समाज में, हर धर्म में, हर क्षेत्र में, हर जाति में बराबर अधिकार होंगे, तो इन चीजों का समाधान हो जाएगा। देखिए निर्मला जी, इस मामले में आपकी मैं तारीफ करूंगा कि यूसीसी के बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या फायदा है। अगर ये बात मुझे पहली बार आपने अच्छे ढंग से समझाया कि यूसीसी का फायदा ये भी है कि अगर आपने किसी महिला को या भोली भाई लड़की को फंसा लिया और उस व्यक्ति की ऑलरेडी 2 शादी है, तो वो शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यूसीसी के दायरे में वो आ गया है, वो अपराध माना जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। ये एक फायदा आपने स्पष्ट रूप से गिनाया जो शायद अनभिज्ञ थे लोग इस बारे में। अब प्रमोद नरवाल जी लोकसभा चुनाव के लिए कितना साथ देने वाले हैं अजय टमटा जी का, क्योंकि आपकी ही संसदीय सीट में आती है आपकी विधानसभा सीट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज से नहीं बल्कि साल हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हमारी पार्टी ने गांव स्तर से लेकर, बूथ स्तर से लेकर, मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक तमाम तैयारियां हमारे बिल्कुल फुल है। अगर आज 24 घंटे में अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव के रण में कूदने के लिए तैयार है। मैंने आपसे कह दिया, 5 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। हमारे धामी जी के नेतृत्व में मोदी जी को हम 5 कमल खिला के देने वाले। देखिए, चुनावी घोषणा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, चुनावी घोषणा से पहले हमारे कुछ जैसे हमारी नर्सिंग की भर्तियां आनी, 1455 भर्तियां और आनी है, और आंगनबाड़ी वाली महिलाएं चाहती थी उसका वो बढ़ जाए उनका मेहनताना, क्योंकि अगर एक बार चुनावी आचार संहिता लागू हो गई फिर वो काम नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप डॉक्टर धन सिंह रावत जी से अपील करेंगे कि जो नर्सिंग की भर्तियां आनी है वो आचार संहिता से पहले वो नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया है उन्होंने? अब वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत
विद्वान स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस विभाग के सर्वे सर्वा है। अब उसकी जो टेक्निकल परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि हर मंत्री, हर सरकार का विधायक और पूरी सरकार चाहती है कि जो भी हमारे बेरोजगार हैं, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारी जनता है, उनको उनका हक समय पर मिले। लेकिन जो तकनीकी परेशानियां होती है उससे मैं ज्यादा भिज्ञ नहीं हूँ, उसका ज्यादा उत्तर हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी दे सकते हैं। तो ये हमारे पवन अग्रवाल जी बस लोकसभा की चुनाव की तैयारी के दौरान हमें मिले, हमें मुलाकात हुई और चूंकि हर सवालों का जवाब बिल्कुल बिंदासपन से देते हैं। बस एक मैं लाइव खत्म करता हूँ धन्यवाद के साथ। बस एक सवाल, 2029 में जब दोबारा चुनाव होंगे तो ये कयास लगाई जा रही है कि शायद वो आरक्षित सीट हट जाएगी वहां से, वो शायद नॉर्मल सीट हो जाए। अगर वो जनरल सीट हो गई अल्मोड़ा की तो क्या पवन अग्रवाल जी अपनी दावेदारी पेश करेंगे एज ए एमपी? नहीं, अब भविष्य में तो भी बहुत टाइम है। मेरी पार्टी ने मुझे, मैं कुछ नहीं था, गांव का एक किसान था, गरीब का बेटा था, आज मुझे ये सम्मान दिया है। मेरी पार्टी मुझे अगर कहेगी कि तुमने संगठन में काम करना है, अगर कहेगी तुमने ग्राम प्रधान लड़ना है, ब्लॉक प्रमुख लड़ना है, मैं सब, मेरी पार्टी जो आदेश देगी वो करूंगा। बाकी पार्टी का आदेश सिरुधारी है। पार्टी का आदेश है। वास्तव में पार्टी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है किसका आदेश तो मानना ही पड़ेगा जब तक मोदी राज है। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए देश शुक्रिया, भाजपा को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। और अग्रवाल जी ने अपने इस व्यस्त समय में थोड़ा समय हमें दिया, उसके लिए मेरा साधुवाद। और आपको इसमें साधुवाद क्योंकि एज ए पहाड़ी मुझे अच्छा लगता है कि आप पहाड़ में ही रहते हैं और एक पहाड़ में रहकर कोई विधायक बने तो वास्तव में साधुवाद का पात्र है, क्योंकि बाकी विधायक तो मैदानों में है। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए देश शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।